हम लोग पढ़ रहे थे भूगर्भ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। भूगर्भ के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थ के यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आपने क्या देखे थे, स्रोत देखे थे, सोर्स देखे थे। इसके स्रोत क्या क्या थे आपके, तो आपने देखा था, थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ ताकि आज की पृष्ठभूमि बन जाए सबकी, है ना। तो एक हमने स्रोत देखे थे, वो हमारे क्या थे, प्रत्यक्ष सोर्स थे, डायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स थे, प्रत्यक्ष स्रोत थे। और दूसरा क्या था आपका, दूसरा था अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। गुड इवनिंग आशु, आशु जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनूप जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी आए सभी लोग, और जिन्होंने आज पिछली क्लासें नहीं की है, 2 क्लास हो चुकी है, उसको एक बार अवश्य देख ले सब लोग, अगर जो कोई नए हैं तो, है ना। तो हमने कल क्या देखा था, हम भूगर्भ स्टार्ट किए थे, और स्टार्ट करने के बाद हमने इसको जानने के सोर्स देखे थे, और सोर्स में हमने प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत में इसको डिवाइड किया था। प्रत्यक्ष स्रोत में आपने देखा था, क्या क्या देखा था, प्रत्यक्ष स्रोत में भूगर्भिक प्रमाणों के संदर्भ में आपने देखा था, क्या थी आपकी, अनावरित चट्टाने थी, अनावरित चट्टाने, एक्सपोज्ड रॉक, इसको आपने बहुत अच्छे से कल समझ लिए थे, ठीक है। दूसरी आपने देखी थी इसी में कायांतरित चट्टाने, ठीक है, कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टाने, इसको भी आपने कल अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद आपने देखा था क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में भी हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो मैग्मा ऊपर आता है उससे हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग में कि कुछ लिक्विड पार्ट है या कहीं ना कहीं गर्म स्थान ऐसा है जहां से चट्टाने पिघलित अवस्था में हमको ऊपर की ओर नजर आती है ना। इसके बाद और क्या देखी थी आपने, मानव निर्मित खाने देखी थी, खदानें जो आप खोते मतलब जो मानव द्वारा बनाई जाती है खनिज संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आपने देखा था, रूस के मरमांस्क में आपने देखा था तेलकूप खोदी गई है, तो वो सारी चीजें मानव निर्मित खाने। तो इतनी बातें कल हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर जो आपके अप्रत्यक्ष स्रोत थे ये 2 भागों में आपके बटे थे, एक थे आपके कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत आर्टिफिशियल सोर्स, और एक क्या थे आपके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्रोत, क्या थे आपके प्राकृतिक स्रोत। तो इसमें भी आपने क्या देख लिया था, कृत्रिम स्रोत, जिसमें हमने पृथ्वी के ताप के बारे में अध्ययन किया, दाब के बारे में अध्ययन किया और घनत्व के बारे में अध्ययन किया था। तो इतनी बातें आपने कल तक की कक्षा में कंप्लीट कर ली है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के संदर्भ में, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत में 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको देखना है उल्कापात, क्या देखेंगे आप, उल्कापात, और दूसरा आप क्या देखेंगे, भूकंपीय तरंगे, दूसरी क्या है, भूकंपीय तरंगे। और भूकंपीय तरंगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के संदर्भ में एक क्रांति सी ला दी है, अर्थात कि सर्वाधिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बार बार कहने का अर्थ ये कि भूकंपीय तरंगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहां पर भूकंपीय तरंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के संदर्भ में। तो आज की पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, तो पहला हमको देखना है प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत में हम किसको देखेंगे, उल्का पिंडों को देखेंगे, है ना। तो अब सब लोग हेडिंग डाले उल्कापात। उल्कापात, ठीक है। उल्कापात से कहने का अर्थ ये, गुड इवनिंग महेंद्र जी,
महेंद्र जी गुड इवनिंग, आलोक जी गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी आया करो थोड़ा सा। चलो, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, उल्कापात। किसके संदर्भ में? प्राकृतिक प्रमाणों के संदर्भ में। अब उल्कापात के बारे में मैं बता दूं कि ऐसे पिंड, चूंकि जब ब्रह्मांड बना था, या पृथ्वी जैसे, पृथ्वी अकेली पिंड तो है नहीं आपके अंतरिक्ष में, तो आपके जो अंतरिक्ष है, जो आपका ब्रह्मांड है, उसमें पृथ्वी जैसे अनेक पिंड है, अनेक पिंड है जो क्या कर रहे हैं, आज भी गतिशील अवस्था में। चूंकि पृथ्वी भी आपकी गतिशील अवस्था में है, और बाकी अन्य पिंड, चूंकि अंतरिक्ष ही आपका पूरा गतिशील है। क्यों? किसने बताया? एडविन हब्बल ने 1920 में ही बता दिया था कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। उसी आधार पर यह प्रमाण निकल करके आया कि अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड मौजूद है, ये सभी पिंड गतिशील अवस्था में हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ ये कि ये वही उल्का पिंड है जो गतिशील अवस्था में है, ये वही उल्का पिंड है जो गतिशील अवस्था में है, और गति करते हुए, चलते हुए आपके कहाँ आ जाते हैं, आपकी पृथ्वी के पास आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। कोई उल्का पिंड घूमता हुआ कहाँ आ गया, पृथ्वी के पास आ गया। पृथ्वी के पास आ जाने के बाद जब ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में आता है, गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या मौजूद है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल मौजूद है। क्या मौजूद है? वायुमंडल मौजूद है। अभी ये क्या है, अभी ये एक उल्का पिंड है। अभी इसको हम उल्कापात नहीं कहेंगे, अभी इसको क्या कहेंगे, एक उल्का पिंड कहेंगे। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के संपर्क में आता है, या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के आंतरिक भागों में आता है, तो इसके ऊपर क्या मिलता है, इसको वायुमंडल मिलता है। इस वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें और इस उल्का पिंड के मध्य क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होने के दौरान ये उल्का पिंड कभी कभी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, परंतु इस घर्षण का जो प्रभाव है, कोई कोई उल्का पिंड पूरा झेल लेने के बाद इस उल्का पिंड का कभी कभी एक बीच का केंद्रीय भाग बच जाता है, और यही केंद्रीय भाग जो कि पृथ्वी पर आकर गिरता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं उल्कापात। ठीक है, मैं अभी यहाँ मेंस की क्लास ले रही हूँ, अरविंद गिरी जी। ठीक है, कूपर बेल्ट आपके जो ब्रह्मांड है, जो आपका सौर मंडल है, उसकी सबसे अंतिम संरचना है। ठीक है, तो पहली बात ये कि मैं यहाँ पर सौर मंडल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको मेंस का ज्योग्राफी का जीएस पेपर 1 के बारे में। ठीक है, उसमें भी आपको भूगोल का अध्ययन करा रही हूँ। भूगोल में सबसे पहले हमने शुरू किया है भौतिक भूगोल, और उसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ प्री बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं सौर मंडल पढ़ा रही होती तो आपको कूपर बेल्ट के बारे में बढ़िया से बता देती। जब मैं प्री की क्लास लूंगी, या जब मैं जब मैं सौर मंडल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, जब आपको कूपर बेल्ट के बारे में बता दूंगी। लेकिन आपने पूछा है तो बस इतनी जानकारी दे दूं कि कूपर बेल्ट आपके सौर मंडल की सबसे अंतिम रचना है। ठीक है, बस इससे ज्यादा अभी मैं आपको यहाँ पर और कुछ नहीं बता सकती। चलो, हम लोग कहाँ थे, प्राकृतिक प्रमाण में थे उल्कापात। उल्कापात वही उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में आ जाते हैं, और वायुमंडल विभिन्न गैसों और इनके बीच आपस में घर्षण होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, और कभी कभी कोई जो समाप्त नहीं हो पाते, उनका बीच का केंद्रीय भाग बच जाता है, तो वही बचा हुआ केंद्रीय भाग उल्कापात कहलाता है। और ये उल्कापात आके सीधे आपकी पृथ्वी पर गिरता है, और पृथ्वी पर गिरने के बाद वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, और ये पाते हैं कि ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे इस उल्का पिंड का केंद्रीय भाग इतना अत्यधिक ठोस था, इतना अत्यधिक दृढ़ था, इतने भारी तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार चूंकि पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, तो उसी आधार पे वे ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये भी है कि पृथ्वी का भी केंद्रीय भाग किसी ठोस पदार्थ या तत्व से बना हुआ होगा। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ या तत्व से बना हुआ होगा।
तो यहाँ पर ये उल्कापात आया तो ये सीधे सीधे एक प्राकृतिक, किसी ने लाया तो नहीं इसको, अपने आप ये अपने आप आया, नेचुरल है। जो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही उसी के संदर्भ में ये भी एक घटना है कि पृथ्वी के पास से कोई पिंड आकर के गुजरा। कई बार आप न्यूज में बहुत सुनते होंगे कि कोई पिंड बहुत तेजी से पृथ्वी के पास आ रहा है, पृथ्वी के पास आएगा, पृथ्वी से तेजी से टकरा जाएगा, पृथ्वी हिल जाएगी। इस तरीके की कई घटनाएं आप सुनते रहते हैं ना न्यूज में, तो ये वही उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर उल्कापात आ जाने से आपको क्या पता चलता है? तो आपको ये पता चलता है कि जिस तरीके से इसका केंद्रीय भाग ठोस, दृढ़, कठोर है, इसका केंद्रीय भाग भारी तत्वों से निर्मित है, उसी प्रकार पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का भी जो केंद्रीय भाग है वो कैसा होगा? ठोस, दृढ़, कठोर होगा। अब यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना, चूंकि मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो पृथ्वी भी कर रही थी, तो चूंकि पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है तो हो सकता है अन्य पिंडों ने भी वही प्रक्रिया की हो, इस कारण उनके केंद्रीय भाग ठोस हो गए हो। तो ऐसे कुछ कुछ अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक और बात यहाँ पर समाप्त होती है। बाकी जो इसके बारे में जो ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में बस, जैसे आता भी है प्रश्न तो 3-4 लाइन से ज्यादा इसके बारे में आपको लिखना नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बात आपकी हो जाती है। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा जो कि मैं पहले से शुरू से बोलते आ रही हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी भूकंपीय तरंगे। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे। अब यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के बारे में लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, है ना। अब यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे है, भूकंपीय तरंगे, इसके सबसे पहले तो ये तरंगे होती क्या है, कौन कौन सी तरंगे हैं और ये किस प्रकार से काम करती है। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं वो आपकी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, ये हमको जानना है। इसी के बारे में हमको आज पूरा अध्ययन करना है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की गति, पहली बात 2-3 शब्दों को ध्यान से पकड़ना। भूकंपीय तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की उपस्थिति, भूकंपीय तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की उपस्थिति, भूकंपीय तरंगों की अनुपस्थिति, उपस्थिति, अनुपस्थिति, इन शब्दों को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना है कि भूकंपीय तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की उपस्थिति, भूकंपीय तरंगों की अनुपस्थिति और इन तरंगों के दिशा परिवर्तन, इन तरंगों के क्या? दिशा परिवर्तन के आधार पर, इन तरंगों के दिशा परिवर्तन के आधार पर हम पृथ्वी के अंतरतम को जानने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक हम इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझने में सफल हुए हैं। ये मैं नहीं, ये हमारे भूगर्भ शास्त्री, भूवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, इसलिए भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, या भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, जो भविष्य में आप अपने पेपर में कभी ऐसा प्रश्न आता है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा यहाँ से, मैं बता रही हूँ मेंस में, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाएं, तो आप अपने प्रश्न को शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छे कोटेशन को यूज कर सकते हैं। वह कोटेशन है आपके लिए कि भूकंपीय तरंगे वह दीपक है, लिख लो इसको, है ना। भूकंपीय तरंगे वह दीपक है, तरंगे वह दीपक है, भूकंपीय तरंगे वह दीपक है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से अंधकार में, जिसके माध्यम से अंधकार में पृथ्वी के, अंधकार में पृथ्वी के अंतरतम को देखा जा सकता है, पृथ्वी के अंतरतम को देखा जा सकता है।
ठीक है, क्या है? भूकंपी तरंगे वह दीपक है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंतरतम को देखा जा सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस को आप अवश्य यूज करें अगर इस संदर्भ में आपसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई, यानी कि जो भूकंपी तरंगे है, भूकंपी तरंगों की गति मतलब उनके चलने की दिशा या उनकी गति, चलने की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से चल रही है, तेज चल रही है, धीरे चल रही, क्या इस आधार पर अर्थात कि उसकी गति, उसकी उपस्थिति यानी कि पृथ्वी के अंतरतम में कहां पर इनका आभास होता है, कहां पर ये नजर आती है, अनुपस्थिति यानी कि ये कहां पर नजर नहीं आती है, इसके अलावा इनकी दिशा परिवर्तन की, ये किस माध्यम पे या किस एरिया पे जाकर के अपनी दिशा से भटक जाती है या उस माध्यम में चलती है तो धीमी चलती कि तेज चलती है, इन सब के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम को समझने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। यानी कि अब मुझे आपको यह बताना है कि जो भूकंपी तरंगे है, क्या है? जो भूकंपीय तरंगे है, ये भूकंपीय तरंगे होती कौन कौन सी है या इन भूकंपी तरंगों के प्रकार क्या है? तो सबसे पहले इन भूकंपी तरंगों के प्रकारों को आपको समझना होगा। ठीक है, तो जब आप इनके प्रकारों को देखने में जाएंगे तो आपको भूकंपी तरंगे दो प्रकार की नजर आएंगी, मतलब दो प्रकार की भूकंपी तरंगे होती है। एक होती है उद्गम केंद्र से निकलने वाली तरंगे। एक क्या होती है? एक होती है उद्गम केंद्र की तरंगे, एक तरंगे होती है आपकी उद्गम केंद्र की तरंगे, और या जिसको आप कह सकते हैं भूकंप मूल की तरंगे, भूकंप मूल की तरंगे, इसी को आप और क्या कह सकते हैं? फोकस से निकलने वाली तरंगे। और दूसरी आपकी क्या होती है? अधिकेंद्र की तरंगे, एपिसेंटर की तरंगे, अधिकेंद्र से निकलने वाली तरंगे, एपिसेंटर से निकलने वाली तरंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से अरे मैंने बताया है, कल तो बताया मैंने लास्ट में, आप लास्ट तक क्लास में रुके ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना? लास्ट में मैंने बताया है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। रही बुक की बात, तो बुक की बात भी मैं बता दूंगी। ठीक है, बुक की बात भी मैं बता दूंगी। अब यहाँ जो पढ़ा रही हूँ उसको तो समझो, यही तो कमी हो जाती है, तभी तो पेपर नहीं निकलता कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले समझेंगे नहीं, अपनी बात को बीच में रखेंगे। जब मैं बोलने का मौका दूंगी तब आप बोलिएगा, बीच में क्यों आप पूछते, डिस्टर्ब करते खुद को भी, क्लास को भी, मुझे भी, है ना? बीच में मत पूछो, बाद में पूछो। और जब बताती हूं तो चले कहां जाते हो, फिर बीच बीच में आके क्वेश्चन करोगे, है ना? चलो यहां पर सुनो। अब यहां पर भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होती है, एक भूकंप मूल फोकस से निकलने वाली तरंगे और दूसरी कौन सी होती है? आपकी अधिकेंद्र एपिक सेंटर से निकलने वाली तरंगे। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, उद्गम केंद्र या भूकंप मूल से निकलने वाली तरंगे, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के, देखो हमको क्या पढ़ना है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है? भूकंप मूल की तरंगे। और यदि मैं अधिकेंद्र एपिक सेंटर के, हालांकि मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन ये हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। तो अभी सब लोग क्या हेडिंग डालेंगे? भूकंप मूल या फोकस से निकलने वाली तरंगे, है ना? तो अभी सब लोग क्या हेडिंग डालोगे? भूकंप मूल या फोकस से निकलने वाली तरंगे। तो सब लोग हेडिंग डाले। भूकंप मूल फोकस। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो अब सवाल ये है कि फोकस क्या है ना? तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी पृथ्वी हो गई, है ना? ये आपकी क्या है? ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पर उपस्थित वह बिंदु, पृथ्वी पर उपस्थित वह बिंदु जहां से ये प्रघाती तरंगे ऊर्जा तरंगों के रूप में सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, ऐसे एरिया को या ऐसे भाग को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। ऐसी तरंगे या पृथ्वी के अंदर उपस्थित
ऐसा बिंदु जहां से सर्वप्रथम ये प्रघाती तरंगे ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है फोकस या भूकंप मूल। यानी कि मान लो, देखो, भूकंप मूल कहीं भी हो सकता है, 10 किलोमीटर की गहराई पर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर की गहराई पर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर की गहराई पर भी हो सकता है, 400 किलोमीटर की गहराई पर भी हो सकता है, ठीक है। और अंत से अंत तक देखूं तो मैं लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक भी हो सकता है ना। तो ये जो भूकंप मूल है, फोकस है, यहीं से सर्वप्रथम जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? भूकंप मूल तरंगे या फोकस तरंगे कहा जाता है ना। अब यहाँ फोकस से ये तरंगे उत्पन्न हुई, इनको हमने क्या कह दिया? भूकंप मूल। अब ये जो तरंगे है पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न हुई है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न हुई है, अर्थात ये तरंगे क्या कहलाएगी? अर्थात इन तरंगों को क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स भी कहेंगे। और इसी को क्या कहा जाता है? कायिक तरंगे कहा जाता है। अब क्यों कायिक तरंगे या बॉडी वेव्स कहा गया? आपके बॉडी के अंदर से कोई ऊर्जा निकली, आपके बॉडी के अंदर से कोई ऊर्जा उत्पन्न हुई है ना, तो आपके वो बॉडी के अंदर से, तो पृथ्वी की बॉडी क्या है? ये अंदर का जो भाग हमारा जैसे अंदर का पार्ट है, तो ये भी पृथ्वी का क्या है? अंदर का पार्ट। तो ये उसकी क्या हो गई? बॉडी हो गई। तो यहीं से इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, कायिक तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये तरंगे होती कौन कौन सी है? तो ये तरंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पी वेव्स, एक होती है पी वेव्स, और दूसरी आपकी क्या होती है? एस वेव्स। दो तरंगे होती है कायिक तरंगे, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। इनको क्या कहा जाता है? बॉडी वेव्स कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे पी वेव को। हम किसको देखेंगे? तो हम देखेंगे पी वेव्स को देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर आगे की मैं बात करूं तो जो आपकी पी वेव्स है, पी वेव इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी वेव्स है। ये कैसी है? प्राइमरी वेव्स है। इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम यही उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? पी वेव्स उत्पन्न होती है सर्वप्रथम। प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे उत्पन्न होती है, इसलिए पहले उत्पन्न होने के कारण ही इनको क्या नाम दे दिया गया? पी वेव्स नाम दे दिया गया, ठीक है। दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है कि ये जो पी वेव्स है या इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है। यह किसकी भांति व्यवहार करती है? यह ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है। यह ध्वनि तरंगों की भांति इसका मतलब गति, इसका चलने की दिशा, इसकी अवस्थिति किसके प्रकार से? ध्वनि तरंगों यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रकार की है। अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रकार की है। अब यहाँ पर यही तो समझना है कि अनुदैर्ध्य और ये ध्वनि तरंगों के जैसे किस प्रकार व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे, तो आप देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो ऊर्जा और पदार्थ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अनुदैर्ध्य तरंगों में जो ऊर्जा और पदार्थ है, इन ऊर्जा और पदार्थ का जो संचलन होता है या किस प्रकार से होता है? यह संपीड़न के रूप में और विरलन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? संपीड़न के रूप में और विरलन के रूप में इसके ऊर्जा और कणों में संचरण होता है। कहने का अर्थ ये कि मान लो ये कोई माध्यम है, इसमें बहुत सारे कण पड़े हुए हैं। इसमें क्या पड़े हुए हैं? बहुत सारे कण इसमें पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जब ये तरंगे यहाँ से जाएगी तो ये जो कण हैं, इन कणों में क्या होने लगेगा? संपीड़न और विरलन होने लगेगा। संपीड़न और विरलन होने का मतलब क्या कि ये जो
कण हैं ये कभी एक दूसरे के पास आएंगे, कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये कण कैसे करेंगे? संपीडन मतलब एक दूसरे के पास आना, विरलन मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो मतलब ये ऐसे इस तरीके से, इसी तरीके से झूलेंगे, जैसे झूला झूलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये तरंगे काम करती है। एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर, इधर से भी एक चलेगा तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो इस तरीके से ये पास आएगी, संपीडन करेगी, दूर जाएगी, विरलन करेगी। तो इस तरीके से ये तरंगे ऐसी चलने लगती है, विरलन और संपीडन करती हुई कैसी चलने लगती है? ऐसी चलने लगती है। तो यहाँ पर इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ही ये है कि ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, अर्थात ये अनुदैर्ध्य तरंगे है और इसमें ऊर्जा और पदार्थ और ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है? संपीडन और विरलन, संपीडन और विरलन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कौन सी आपकी काम करती है? पी वेव्स काम करती है। ठीक है, अगली विशेषता आपकी पी वेव्स की क्या है कि यह ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरण कर सकती है। यह क्या कर सकती है? यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरण करती है। लेकिन जो आपकी पी वेव्स है, इनकी जो गति है, इनकी गति सर्वाधिक किस में होती है? तो इनकी सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। इनकी सर्वाधिक गति किस में होती है? तो इनकी सर्वाधिक गति आपके ठोस माध्यम में होती है। और जैसे ही ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक तो इनकी दिशा में भी बदलाव आता है और दूसरा क्या कि जैसे जैसे इनको तरलता, माध्यम की तरलता मिलती जाएगी, वैसे वैसे इनकी गति कम होती जाएगी। यानी कि इसकी गति ठोस में अधिक है, उसके बाद मान लो इसको द्रव वाला पार्ट मिल गया तो गति थोड़ी कम, फिर गैस वाला पार्ट मिल गया तो गति और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी क्या काम करती है? पी वेव्स काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पी वेव्स है, इनकी औसत गति कितनी है? तो इसकी औसत गति है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी औसत गति कितनी है? तो इनकी औसत गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसकी? पी वेव्स की, पी वेव्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक वेव खत्म हो जाती है, एक तरंग खत्म हो गई, कौन सी? पी वेव। अगली तरंग आपको क्या देखना है? तो अगली तरंग है आपकी एस तरंगे, है ना। तो एस तरंगों के बारे में भी देख लेते हैं। चलो, एस तरंगे, एस वेव्स, इनको क्या कहा जाता है? इनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती है। सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो आपकी द्वितीयक तरंगे है, सेकेंडरी वेव्स है, चूंकि ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती है तो इस आधार पे इसको द्वितीयक तरंगे कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनका व्यवहार या इनकी प्रकृति देखोगे तो ये किस प्रकार से व्यवहार करती है? तो ये प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है, अर्थात ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये किसकी तरह व्यवहार करती है? प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है, अर्थात ये कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये कैसी होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और इनमें जो ऊर्जा का संचरण होता है वह कण के संचरण के लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, इनमें ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? ऊर्जा का संचरण कणों के संचरण के लंबवत होता है। कैसे लंबवत होता है? यहाँ लंबवत होता है। कैसे लंबवत होता है? मान लो ये कोई एरिया है, कोई स्थलखंड है, ये नीचे का भाग क्या है? कोई स्थलखंड है, और यहाँ पर ऊपरी भाग में यहाँ क्या है? जल भरा है। मान लो ये एक तालाब ही है। ठीक है, तालाब मान लो। ठीक है, अब इस तालाब में आपने क्या किया? आप बैठे थे, जैसे आज आयोग की क्या जारी हुई है? आंसर, आयोग ने अपनी प्रीलिम्स के आंसर की जारी की है। ठीक है, अब आंसर की जारी की, सबने अपना अपना नंबर वगैरह बढ़िया स्कोर मिला, किसी का कुछ में निकला, किसी का कुछ में नहीं निकला। अब क्या है? अब परेशान है, बहुत दुखी है, कैसे
कैसे करे, क्या करे, पीटी कैसे निकाले, यही सोच विचार में जाकर के आप कहाँ बैठ गए, एक तालाब के किनारे बैठ गए। ठीक है, तालाब के किनारे बैठे बैठे आपने सोचा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आप वहीं से हाथ तो आपके चल रहे होते, क्योंकि हमारा शरीर कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, हमारा शरीर तो नींद में भी एक्टिव रहता है ना, तो हमारा शरीर तो कभी शांत नहीं होता है। हमने कुछ कुछ पत्थर वहां से उठाए, वहां पे उठा करके आपने क्या कर दिया, इस तालाब में एक पत्थर मार दिया। ठीक है, अब यहाँ इस तालाब में आपने एक पत्थर मार दिया, तो जब ये पत्थर इस तालाब में जाएगा तो यहाँ के कणों में क्या उत्पन्न होगा, संचरण उत्पन्न होगा। अब ये जो कणों का संचरण यहाँ उत्पन्न होगा, तो ये कण कैसे काम करेंगे, एक कण ऊपर की ओर, दूसरा कण नीचे की ओर, एक कण ऊपर की ओर, दूसरा कण नीचे की ओर, एक कण पुनः ऊपर की ओर, दूसरा कण नीचे की ओर। इस तरीके से कणों में ऊपर नीचे लंबवत संचरण होने लगेगा, अर्थात कि ये जो तरंग है वह किस रूप में काम करने लगेगी, कणों के संचरण की दिशा के लंबवत रूप में क्या करने लगेगी, काम करने लगेगी। यानी कि जब आप किसी तालाब में, अब यहां समझो, जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकोगे तो उसके आसपास आपको लहरें उत्पन्न होती दिखेगी, तो वो लहरें किस प्रकार से आती है, कुछ इस प्रकार से ही तो दिखाई देती है। वो लहरें, जब आपने कभी तालाब में, नदी में पत्थर फेंका है, तो वो लहरें किस प्रकार से दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से उठती है लहरें, है ना। तो इसी प्रकार से उठी हुई ये जो लहरें है, ये किसकी भांति काम करती है, तो ये सेकेंडरी वेव्स किस प्रकार से काम करती है, तो सेकेंडरी वेव्स इसी प्रकार से काम करती है, यानी कि वो इस तरीके से चलेगी। कैसी चलेगी, इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से सेकेंडरी वेव काम करेगी, इधर इधर इधर, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। किस तरीके से, इस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इसकी अगली विशेषता क्या है, तो जो आपकी सेकेंडरी वेव्स है, ये केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। ये केवल और केवल क्या करती है, ठोस माध्यम में गमन करती है, ठोस माध्यम में गमन करती है। ठीक है, इसकी गति अगर आप देखेंगे तो इसकी गति है आपकी 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पी वेव्स की कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पी वेव्स की गति थी, और इसकी एस वेव्स की कितनी है, तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिर्फ ठोस माध्यम में तो गमन कर रही है, बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे, या कि तरल माध्यम में ये विलुप्त हो जाएगी, तरल माध्यम में ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, या कि ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दोनों ही स्थिति हो सकती है इसके साथ, या तो ये परावर्तित हो जाएगी, अपना स्थान बदल लेगी, या तो ये परावर्तित हो जाएगी, अपना स्थान बदल लेगी, या कि ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी, दोबारा फिर प्रकट नहीं होगी। अभी ये कैसे, ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझ चुके हैं कि पी वेव्स और एस वेव्स किस प्रकार से काम करती है। अब हमको ये समझना है कि ये दोनों वेव्स आपके पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस तरीके से संचरण करती है, तभी तो आप बता पाएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहाँ पर ठोस माध्यम है, कहाँ पर तरल माध्यम है, क्योंकि यही तरंगे बताएगी आपको। जैसे पी तरंगे ठोस माध्यम में सर्वाधिक गति, तरल में जाएगी गति कम। जैसे एस वेव तरल ठोस माध्यम में चलेगी, जहां तरल मिलेगा वहां एस वेव्स प्राप्त नहीं होगी। तो इसी आधार पर आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इसी के द्वारा समझा जा सकता है। अब यहाँ पर एक काम और करना, अगर चित्र बनाना चाहो तो पी और एस वेव का दोनों का साथ में बनाओ। साथ में कैसे बनाओगे, एक डिब्बा बनाओ, ऐसे करके एक डिब्बा बनाइएगा सभी लोग, और डिब्बा बनाने के बाद ये बीच का क्या हो गया, ये आपका फोकस बिंदु हो गया जहां से ये तरंगे उत्पन्न हुई है। तो पी वेव्स आपकी बिल्कुल बढ़िया से सीधी से चलेगी, क्योंकि ये विरलन और संपीड़न कर रही है, और विरलन और संपीड़न कर रही है, तो ये क्या हो गई, आपकी पी वेव्स हो गई, पी वेव्स हो गई। और जो आपकी एस वेव्स है वो किस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये आपकी लहरदार वेव्स है, ये कौन सी हो गई, आपकी एस वेव्स हो गई। तो ये आप एक चित्र बना सकते हो, जो आप जब कभी ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न को लिखे तो सीधे
यही चित्र बना देना, आपका काम चल जाएगा। नहीं तो P और S को अलग अलग आपको डिफाइन करना है, शब्द सीमा ज्यादा है। अकेले तरंगों के बारे में ही पूछा गया है तो जो P वेव्स का अलग से चित्र बताया था उसको बना लेना, S वेव्स का जो अलग से 3 चित्र बनाए थे उसको बता लेना। देखो ज्योग्राफी में चित्र बनाते हुए चलना। ऐसे कोई प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपको ग्राफ की आवश्यकता है तो वहां ग्राफ अवश्य बनाते हुए चले, अच्छे नंबर मिलेंगे और ज्यादा नंबर मिलेंगे। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, ग्राफ बनाने का भी अपना एक तरीका होता है, ठीक है। पेपर में ग्राफ बनाने का भी अपना एक तरीका होता है। चलो बात निकली है तो थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ। जैसे मान लो आपको ये कॉपी मिलेगी A4 साइज की, A4 साइज की आपको कॉपी मिलेगी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो यही प्रश्न आया, आपको लिखना है P वेव्स यानी भूकंपी तरंगों के बारे में आपको बताना है। आप लिख रहे हो P वेव्स के बारे में, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे P वेव्स, ठीक है। P वेव्स हेडिंग डालेंगे, आपने यहाँ पर इसके बारे में लिखना प्रारंभ किया, आप लिख रहे हैं। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर आवश्यकता है कि आप चित्र बनाएं। अगर छोटा चित्र है, छोटा चित्र देखो पहले से क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग में ही पहले उस क्वेश्चन को हल करते हैं कि हमको इसमें इतना लिखना है, हमको इसमें ये चित्र बनाना है। तो आप जब चित्र कोई प्रश्न ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको चित्र बनाना है तो आप चित्र कहाँ बनाओगे, है ना, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। तो आपको कहाँ बनाना चाहिए, आप ये लिख रहे हैं यहाँ से मत लिखे। फिर अगर चित्र बनाना है तो फिर यहाँ से नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले आप चित्र बना ले, क्योंकि प्रश्न से तो आप वाकिफ है। तो यहाँ पर आप क्या बना ले, एक लाइन यहाँ पर लिख के दूसरी लाइन लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, एक चित्र बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां तक आपने लिखा, यहां तक आपका खत्म हो गया लिख करके। इसके P वेव्स के बारे में पता नहीं सरिता जी, मैंने तो कोई रिमूव वगैरह नहीं किया, ग्रुप वगैरह मैं नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। चलो मैं पूछ लूंगी आपका नाम, अगर किसी ने किया होगा तो मैं पूछ लूंगी, ठीक है। चलो पूछ लूंगी मैं सरिता जी, है ना, निश्चिंत रहो आप। अब यहाँ पर ये P वेव्स, अब इसके बाद आपको S वेव्स के बारे में लिखना है। S वेव्स के बारे में तो दोबारा में और आपकी कॉपी और आकर्षित लगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहली और दूसरी लाइन तो आप लिख ही लेना। उसके बाद अब चित्र कहाँ बनाओगे, अब आप यहाँ बनाओगे। उसके बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना, ऐसे लिखना प्रारंभ कर देना। अब खुद ही देखो बोर्ड में कि एग्जामिनर जब आपकी ऐसी कॉपी देखेगा, कॉपी देखने पर अच्छी लग रही है, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो उसको आपकी कॉपी कितनी सुंदर नजर आएगी, कितनी अच्छी नजर आएगी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में, मतलब इस तरीके से आप अपनी कॉपी को सजाते हुए अच्छे से लिख सकते हैं ताकि आपको क्या मिले, नंबर ज्यादा मिले, ठीक है। तो चित्र का प्रयोग भी बड़े दिमाग से और बड़े होशियारी से करना पड़ता है नंबर अच्छे गेन करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। बाकी और समय समय पर क्लास में मैं और अच्छी अच्छी बातें बताती रहूंगी, है ना। चलो इसको छोड़ो, अब ये हो गया। तो हम कहां पर थे, हाँ हमारी P वेव्स और S वेव्स दोनों हो गई है ना। और ये परमानेंट चित्र है S और P का, तो इसको भी बिल्कुल बना के रख लो, ध्यान रख लो तो आपको काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, वो ये कि जो आपकी P और S तरंगे हैं, इन P और S तरंगों की तरह ही दो अन्य तरंगों के भी इनमें युग्म पाए गए हैं, दो अन्य तरंगों के भी युग्म पाए गए हैं। यानी कि भूवैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर जब अध्ययन किया गया, कहीं भूकंप आया, भूकंप अधिक तीव्र था, भूकंप कम था, तो उस क्षेत्र में जहां भूकंप आता है वहां भूशास्त्रीय अध्ययन करने चले जाते। तो अध्ययन करने के बाद उनके पास दो प्रकार की और तरंगे निकल करके आई। एक तरंग थी PG और SG तरंगे, और एक तरंग थी P स्टार और S स्टार तरंगे। यानी कि P और S तरंगों की तरह ही PG और SG और P स्टार और S स्टार तरंगों के क्या प्राप्त होते हैं, 3 युग्म प्राप्त होते हैं, 3 युग्म प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों युग्मों में भी इन तरंगों में क्या किया गया, एनालिसिस किया गया कि इन युग्मों में से सर्वाधिक गति वाला या सर्वाधिक तीव्र तरंगे कौन सी है। तो इसमें निष्कर्ष ये निकल
निकल के आया कि जो आपकी पी और एस तरंगे हैं, ये पी और एस तरंगे, इन तीनों युग्मों में से इस पी और एस नामक युग्म तरंगों की जो गति है वह कैसी है, वह सर्वाधिक है। इनकी गति कैसी है, सर्वाधिक है। उसके बाद आपका निकल के आया कि जो पी जी और एस जी तरंगे है, पी जी और एस जी तरंगे, तो जो आपकी पी जी और एस जी तरंगे है, इनकी गति कैसी है, इन तीनों युग्मों में इनकी गति सबसे कम है। और जो पी स्टार और एस स्टार तरंगे है, इसकी गति पी और एस तरंगे और पी जी और एस जी तरंगों के मध्य में होती है। इनकी गति पी स्टार और एस स्टार की जो गति है वह पी एस तरंगों और पी जी और एस जी तरंगों के मध्य में होती है, ठीक है। तुम्हारा नाम भूल गई मैं, जयश्री बालाजी है ना। ये बताओ, तुमको ये भी नहीं पता, पीसीएस की तैयारी करने बैठो, मैं तो यही बोलूंगी पीसीएस की तैयारी करने बैठे और आपको ये भी नहीं पता कि भूकंप की गति को किससे मापते हैं, ठीक है। पढ़ा नहीं है क्या कभी इससे पहले? पीटी तो पढ़ा ही होगा। पीसीएस की तैयारी करने आए हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करने, और यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला छात्र बेसिक ज्ञान तो रखता ही है। इतनी तो अपेक्षा आपसे की ही जाती है कि आप बेसिक ज्ञान को अवश्य रखें, ठीक है। बेसिक ज्ञान को आप अपने पास रखें। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि भूकंपों की गति जो है उसको, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की गति, इन सबको किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो खुद पता करिएगा कैसे मापते हैं। मैं क्यों बताऊं? छोटी छोटी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहां तक इतनी बात समझ में आई कि एक और दो पी और एस के अतिरिक्त दो अन्य युग्म और है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके मतलब भूकंप से ये सारी चीजें, इस जानकारी हमको मतलब भूकंप आया, भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसके आधार पे आपको ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मैं भूकंप वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी जब सब बताऊंगी, ठीक है। अभी नहीं है ना। अभी आप पता करके आओ, फिर कहीं डाउट हो तो पूछना। चलो, अब यहाँ पर एक चीज समझना, दूसरी आपकी तरंगे क्या है? दूसरी आपकी थी अधिकेंद्र से निकलने वाली तरंगे। अधिकेंद्र, अभी तो आपने यहाँ पर कौन सी देखी? अभी आपने देखी फोकस से निकलने वाली तरंगे। अब आप क्या देखोगे? अधिकेंद्र से निकलने वाली तरंगे, यानी कि क्या है आपका एपिक सेंटर है ना, इससे निकलने वाली तरंगे आपको देखनी है। अब एपिक सेंटर कहाँ होता है? तो जो ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। यहाँ पे क्या था आपका? भूकंप मूल था, जहां से क्या निकली? आपकी बॉडी वेव्स निकली, और इसी के ठीक लंबवत या इसी के ठीक समकोणिक स्थिति पे, सतह पे जो पहला बिंदु है जहां पर जा करके ये तरंगे सर्वप्रथम टकराती है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। इसी को अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। यहां से कौन सी तरंगे निकली थी? आपकी पी निकली थी और एस निकली थी। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अगर हम जानने का, यहाँ चूंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक पढ़ रहे, तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? पी और एस तरंगे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सरफेस पे चलने वाली जो ये अधिकेंद्र में तरंगे होगी, क्या ये जरूरी होगी क्या हमारे लिए? नहीं होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिंट करा दे रही हूं कि ये जो पी और एस तरंगे जाकर के ये पृथ्वी की सतह पर टकराती है, यहीं पर ये जो पी तरंगे है ये रैले तरंगे बन जाती है। ये पी तरंगे किन तरंगों में परिवर्तित हो जाती है? रैले तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। और जो एस तरंगे है ये किन में परिवर्तित हो जाती है? लव तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सरफेस पे मिलने वाली तरंगे कोई नई तरंगे नहीं है, इन्हीं तरंगों का परावर्तित रूप आपको प्राप्त होता है। तो पी से आपको कौन सा? रैले। जैसे मान लो ये भूकंप मूल था, यहाँ से गई, यहाँ पे पी आई, यहाँ पे पी आ गई, ये पी वेव्स हो गई, ये सीधी देते इसको ना, ये पी वेव्स हो गई, और ये लहरदार वाली कौन सी हो गई? एस वेव्स। तो ये जो एस वेव्स है ये एल तरंगे कहलाती है, और ये जो पी वेव्स वाली तरंगे है ये कौन सी कहलाती है? आर तरंगे। और आर और एल में से भी सर्वाधिक घातक जो तरंगे होती है वह कौन सी होती है? आपकी लव तरंगे होती है। आर तरंगे भी होती है, लेकिन लव तरंगे अधिक सर्वनाशी, अधिक घातक होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर इसके बारे में जो ये एल और आर तरंगे है, इसके बारे में भूकंप वाले टॉपिक में विस्तार से पढ़ाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा इसको आगे नहीं छूते, क्योंकि ये पृथ्वी के इंटीरियर को जानने में इनका कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, आपको किसको ध्यान रखना है यहाँ पर? पी को और एस को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी पी और एस तरंगे है, यह पी और एस तरंगे क्या कर रही है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या करती है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में इनमें क्या होता है? इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। इनकी दिशा में क्या होता है? इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के अंतरतम में, पी और एस तरंगों की दिशा में परिवर्तन आता है, और इनकी दिशा में जो ये परिवर्तन आता है, यह यानी कि यह दिशा परिवर्तन का जो कार्य है, ये किसकी भांति या किस तरीके से होता है? तो प्रकाश तरंगों की भांति होता है। किसके भांति होता है? प्रकाश तरंगों की भांति होता है। कैसे होता है पहले यहां पर समझो, तभी आपको छाया क्षेत्र समझ में आएगा, है ना। ये जो समझा रही हूं ये वाला भाग, ये भाग सीधे सीधे जाके आपको छाया क्षेत्र समझने में मदद मिलेगी। इससे छाया क्षेत्र को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, एक आप लीजिएगा, चूंकि हम तो बोर्ड में ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बोर्ड में आप क्या लेंगे? एक माध्यम लेंगे। ये जो माध्यम है, या आप एक कांच का टुकड़ा लेंगे, ग्लास लेंगे। क्या लेंगे? एक कांच का टुकड़ा लेंगे, एक ग्लास लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका एक ग्लास हो गया, एक कांच का टुकड़ा हो गया। ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना, है ना। तो ये जो P और S तरंगों की जो दिशा परिवर्तन होता है, ये किसके तरीके से काम करता है? प्रकाश तरंगों की तरीके से काम करता है। अच्छा ये बताओ, ये एक कांच का टुकड़ा है, ये मान लो एक कांच का टुकड़ा है, और इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है? हवा भरी हुई है। तो ये हवा वाला एरिया विरल होगा, और ये जो कांच का टुकड़ा है, ये क्या कौन सा होगा? सघन माध्यम। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? विरल माध्यम मिल रहा है। कौन सा माध्यम मिल रहा है? विरल माध्यम मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा माध्यम मिल रहा है? ये ग्लास है, तो ये सघन माध्यम मिल रहा है। उसके बाद पुनः नीचे जो एरिया से बाहर निकल गया, ये कौन सा माध्यम मिल रहा है? फिर ये विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हवा है। यहाँ पर क्या है? हवा है, और यहाँ पर हवा है। इनका संगठन ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, हवा है। हवा क्या है? ऐसे फैलती रहती है, दूर दूर है, इसके कण अणु दूर दूर है, और यहाँ पे इसके जो अणु है पास पास है, तो ये सघन माध्यम हो गया, है ना। तो यहां पर आपने सुना होगा कि जो प्रकाश तरंगे हैं, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश तरंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में प्रवेश करते समय केंद्र की ओर झुक जाती है। कैसे? यहां पर समझो, ये है एक लंब, हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक लंब डाल देते ताकि आसानी से चीजें हमको समझ में आए, है ना। यहाँ पर क्या डाल देंगे? एक लंब। यहाँ पर भी आप क्या डाल दोगे? एक लंब। चलो इसको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर भी क्या डालेंगे आप? एक लंब डालेंगे। ये एक प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण आई और रुको, प्रकाश किरण आई, इसमें अंदर प्रवेश की, तो अंदर प्रवेश करने के क्रम में ये सीधी आ रही है, तो देखा जाए तो इस किरण को ऐसे सीधे ही प्रवेश करना चाहिए था, ऐसे सीधे ही प्रवेश करना चाहिए था, परंतु ये डायरेक्ट जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये सीधे प्रवेश नहीं करती है, बल्कि इसमें क्या होता है, ये जो तरंग है ये केंद्र की तरफ झुक जाती है। यानी कि ये ऐसी नहीं जाती है, जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन वो सीधी ना जाकर के क्या हो जाती है, ये केंद्र है, इसको केंद्र मान लो, तो ये केंद्र की ओर क्या हो जाती है, केंद्र की ओर ये झुक जाती है, केंद्र की ओर क्या हो जाती है, केंद्र की ओर झुक जाती है। अब इस सघन माध्यम से चलते 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 पुनः ये तरंग क्या होगी, अब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, चूंकि केंद्र की ओर झुकी हुई, तो उसको केंद्र की ओर झुका हुआ ही रहना चाहिए, परंतु ये केंद्र की ओर झुकी नहीं रहती। कैसी हो जाती है, यह केंद्र से दूर हट जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण
जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा केंद्र की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका केंद्र की ओर होना चाहिए था, चूंकि इसलिए केंद्र की ओर होना चाहिए था परंतु केंद्र से वह दूर हट जाती है। या सीधी लाइन में वो बोलूं कि कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो केंद्र की ओर झुक जाएगी, और केंद्र से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो केंद्र से दूर हट जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट आपको किसमें काम आएगा? इसके छाया क्षेत्र में काम आएगा। भूकंप पृथ्वी के अंदर के जो छाया क्षेत्र बनता है 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच का जो छाया क्षेत्र बनता है, यहां पर यह आपको कॉन्सेप्ट सीधा सीधा काम में आएगा। कैसे आएगा अभी मैं समझाऊंगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ? इतनी बात समझ में आई हो तो फिर मैं इसके आगे छाया क्षेत्र, ये चित्र यहीं बने रहने देती हूँ और यहीं पर छाया क्षेत्र समझाती हूँ, तो आसानी से समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलो अब यहां पर देखिएगा, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। चलो ये है आपकी क्या? पृथ्वी। अब पृथ्वी में यहाँ पे क्या है? मान लो यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पे भूकंप मूल है, ये क्या है? आपका फोकस है। इस फोकस से आपकी दो तरंगे निकलती है, एक पी निकलती है और एक एस निकलती है। पी तरंगे निकली, ये गई, पी तरंगे चल रही है। पी तरंगों को सीधी चलाना, अगर आप चित्र बना रहे हो तो पी तरंगों को सीधी चलाना। पृथ्वी के अंदर में क्या है? कोर वाला भाग है, और कोर वाला भाग कैसा है आपका? ठोस या प्लास्टिक अवस्था में आप इसको कह सकते हैं। मान लो ठोस अवस्था में ही है क्योंकि ये भारी पदार्थों से निर्मित है। इतनी बात तो कल समझाई ही हूं मैंने, है ना। यहाँ पर ये क्या चल रही है आपकी? ये पी तरंगे चल रही है, पी तरंगे, पी वेव्स है, ठीक है। और यहीं पर आपकी क्या चल रही है? इसको नीली पेन से बना देते, एस तरंगों को नीली पेन से बना देते। नहीं, भूकंप वाले टॉपिक में लास्ट बैच में कहा मनोज जी? भूकंप वाले टॉपिक में कहाँ पढ़ाई थी मैंने छाया क्षेत्र? छाया क्षेत्र को तो मैंने पृथ्वी के इंटीरियर के साथ ही पढ़ाई थी, क्योंकि यहाँ तरंगों की गतिविधि हम देख रहे तो साथों साथ यही सीखते चलते। पुरानी क्लास में भी, पुराने मेंस के बैच में भी मैंने इसी में पढ़ाई हूँ, है ना। तो यहाँ पे समझने में आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो चलो समझो समझो समझो, छोड़ो। यहाँ पर ये पी तरंगे निकली और ये एस तरंगे थोड़ी सी लहरदार बनाइएगा। ये क्या है आपकी? एस तरंगे। 2 से 3 कलर की पेन रखिएगा, तो 2 से 3 कलर की पेन रहेगी तो आपको आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो पी तरंगे है ये बढ़िया से चल रही, क्योंकि इसको अभी माध्यम कैसा मिल रहा है? एक जैसा मिल रहा है। माध्यम कैसा मिल रहा है? एक जैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही ये विरल माध्यम से, देखो इधर विरल माध्यम में, विरल माध्यम क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि इसका जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसका घनत्व कितना है? महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2 से 2.4 या 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और महासागरी जो घनत्व है, महासागरी जो क्रस्ट है, इसका जो घनत्व है महासागर का 3.36। उसके बाद फिर जैसे जैसे अंतर जाते जाओगे घनत्व बढ़ता जाएगा। 5 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर कितना हो गया? 13 हो गया। तो केंद्र में आते तक घनत्व कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, है ना। केंद्र में आते तक घनत्व कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब ये बताओ, ये बाहर का माध्यम कैसा मिलेगा? विरल, क्योंकि घनत्व कैसा है? कम है। तो विरल माध्यम से जब ये प्रकाश तरंग सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी तो कहां झुक रही थी? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ध्यान रखना। तो जब ये पी तरंगे जब इस विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका केंद्र कहां होगा? बीच की ओर। तो इस केंद्र की ओर ये कैसी हो जाएगी?
केंद्र की ओर इसका झुकाव हो जाएगा। केंद्र की ओर इसका क्या हो जाता है, ऐसे झुकाव हो जाता है। चित्र में, पुस्तकों में, अलग अलग जगहों पर आप ऐसे ही चित्र बना देखते होंगे ना, तो तब आपको चित्र समझ में नहीं आता होगा, मुझे पता है नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर दोबारा फिर ये दूसरी एक और निकली, यहाँ यहीं से गई, तो ये तरंग पुनः विरल माध्यम से कहाँ गई, सघन माध्यम में। ये सघन क्यों है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है। ये कम, ये विरल क्यों है, क्योंकि इसका घनत्व कम है ना। तो यहाँ पर ये तरंग पुनः क्या हो जाएगी, केंद्र की ओर झुक जाएगी। तो जब इसके कोर भाग में आप बुकों में बना हुआ मैप देखेंगे, एनसीईआरटी में बना हुआ मैप देखेंगे, तो आपको इसी प्रकार से मैप नजर आएगा। इसके बाद अब आगे क्या होगा, अब ये सघन से पुनः विरल में जा रही है। तो अब विरल में, सघन से जब ये विरल में जा रही थी तो ये क्या हो रही थी, केंद्र से दूर हट रही थी। कहां जा रही थी, सघन से विरल में जब जा रही थी तो यह केंद्र से दूर हट रही थी। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर वही होगा जो वहां पर हुआ है। ये सघन से विरल में आएगी तो अब केंद्र से दूर हटेगी। अब कहां हटेगी, केंद्र से दूर हट जाएगी। केंद्र से कहां हट जाएगी, दूर हट जाएगी। एक बार जब ये तरंग, इतनी बात समझ में आई ये वाली, इसके बाद ये तो अंदर प्रवेश करने वाली तरंग है। जब तरंग, देखो इसके ऊपर एक और भाग है, याद करो, इसके ऊपर नहीं, अभी पढ़ाया ही नहीं है। इसके ऊपर एक और भाग है जो कि किसका भाग है, जिसको हम कहते हैं बाहरी कोर। और बाहरी कोर कैसा है, तो बाहरी कोर तरल अवस्था में है। तो जब ये पी तरंगे, इसमें हमने क्या देखा था, पी तरंगों में ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। अब यहाँ पर जो पी तरंगे है, चूंकि अभी तक ठोस माध्यम में चल रही है, जैसे ही यहाँ पर इसके बाहरी कोर में इसको माध्यम तरल मिलेगा, ये यहाँ से थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ से थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित होने के बाद ये अपनी दिशा से भटक जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका माध्यम चेंज होता है। पी तरंग का यहाँ पर बाहरी कोर में क्या होगा, माध्यम चेंज होगा, इस कारण यह अपनी दिशा से भटक जाएगी। और जहां पर ये माध्यम चेंज हुआ है, ये क्या है इसका, ये कौन सा डिग्री वाला भाग है, तो 143 डिग्री या 145 डिग्री कहीं कहीं होता है, लेकिन 143 मान के चलो, एंथेटिक सोर्स दे रही हूं मैं, है ना। तो 143 डिग्री, वैसे ही यहाँ पे ये अलग हुई तो 143 डिग्री, 143 डिग्री, सॉरी 103 डिग्री, सॉरी 103 डिग्री, 103 डिग्री। उसके बाद ये पुनः यहाँ पर अंदर से प्रवेश करते हुए यहाँ पुनः प्रकट हुई है पी वेव्स। ये पी वेव्स पुनः जहाँ प्रकट होती है वो कौन सा भाग है, तो 143 डिग्री का भाग है। फिर यहाँ पे ये प्रकट हो गई तो दोनों ओर 143 डिग्री, 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में पी तरंगे नहीं होती है, यानी ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। जबकि यहाँ पर एक बात और समझना, चूंकि एस तरंगे भी साथों साथ चल रही है, दोनों अंदर ही चल रही है, तो जो एस तरंगे है यहां पर क्या हो जाएगी, जैसे ही इसको तरल माध्यम मिलेगा, इस तरल माध्यम से ये परावर्तित हो जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। इस तरल माध्यम के पास जैसे ही टकराएगी ये परावर्तित हो जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। तो यहां पर जो 103 डिग्री से लेकर के 143 डिग्री के बीच का भाग है, दोनों ओर एस और पी तरंग दोनों ही नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती है। यानी कि P और S तरंगे 143 से 103 से 143 डिग्री के बीच में नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो S तरंग है उनका S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। अर्थात S तरंग दोनों ओर 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री के बीच में दोनों ही ओर ये क्या हो, दोनों ही ओर इतने पूरे भाग में, इस बड़े एरिया में ये लुप्त ही बनी रहती है। और जबकि पी तरंगे 143 से 103 के बीच में ही लुप्त होती है, फिर ये पुनः प्रकट हो जाती है, फिर ये पुनः प्रकट हो जाती है। यानी कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से। पी तरंग का छाया क्षेत्र 143 से 103 के बीच में और एस तरंग का छाया क्षेत्र 103 से 103 के बीच में दोनों ओर मौजूद है। और यही जो पूरी गतिविधि है, यही पूरी गतिविधि आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएगी। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो ये बताया जाएगा इन तरंगों के माध्यम से, उसको क्या कहा जाता है, उसको आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। और आधुनिक सिद्धांत अभी आपको पढ़ने में, मतलब ये बड़ा एरिया है,
नहीं बताती। जैस भाई बाला जैस जी बालाजी, मुझे नहीं पता कि भूकंप की गति कैसे मापते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना, हाँ पहले भी बताया। आपको सिस्मोग्राफ इतना भी नहीं पता क्या? हाँ, सिस्मोग्राफ का नाम आपको नहीं पता क्या? नहीं भी पढ़े हो तो भी सिस्मोग्राफ नहीं पता क्या आपको? हाँ, ऐसी बेसिक सी चीजें मेरे से मेंस की क्लास में तो मत पूछिएगा। मेंस की क्लास में तो मैं उम्मीद नहीं करती कि बच्चे मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे। ठीक है, पूछना है तो जेन्युइन पूछो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछो। हाँ, फैक्ट क्या पूछ रहे हो ये मत जानो कि मुझे फैक्ट पता है कि नहीं। ठीक है, ये मुझे मत चेक करो आप, है ना। सिस्मोग्राफ आपको इतना सा नहीं पता है। चलो, कॉन्सेप्ट पूछो। मेंस पढ़ा रही हूं, मेंस पढ़ रहे हो तो मेंस पूछो ना, फैक्ट को क्या पकड़ के बैठे हो। चलो, फैक्ट का ही कीड़ा है सब, फैक्ट के ही कीड़े हैं सब। जाने क्या करोगे इतना फैक्ट गेन करके। हर बार पेपर ये बता रहा है कि हमको फैक्ट से ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपको 50% फैक्ट आने चाहिए, बस हो गया। इससे ज्यादा परीक्षा, प्री परीक्षा आपसे अपेक्षा नहीं कर रही कि आपको फैक्ट चाहिए। देखे नहीं अभी कैसे भर भर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कथन कारण में सबकी हवा निकल गई, ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट के कैसे कैसे क्वेश्चन डले थे। तो ये ऐसे भूकंप किससे मापते इससे नहीं होगा। ठीक है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, मैं नहीं भी बताऊंगी तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरे से ही सुनने में आपको क्या हो रहा था पता नहीं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इतनी चीजें बताओ। यहां से अभी एक क्वेश्चन पूछ दूंगी तो अभी आपसे नहीं बनेगा। चलो, तो इतनी बात तो सबको लगभग समझ में आ गई होगी। यहां से कोई डाउट है तो बोलो। देखो, इसी के संदर्भ में आप पढ़ोगे आधुनिक सिद्धांत, और आधुनिक जो सिद्धांत है, ये आधुनिक सिद्धांत एक बड़ा चैप्टर है, इसके लिए इसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो आधुनिक सिद्धांत है, इस आधुनिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको एक और सिद्धांत पढ़ना है। वो हालांकि मैं अभी पढ़ा दूं, कितना टाइम है? 10 बजे। हाँ, तो अभी एक सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एडवर्ड स्वेस महोदय का सिद्धांत है, जिनको हम पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध या पृथ्वी के आंतरिक कटिबंधों के आधार पर एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को अलग अलग भागों में या 3 मुख्य भागों में बांटा है। तो इसके बाद आधुनिक सिद्धांत चूंकि मैं कल पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी, बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे अभी पहले चलो हेडिंग डालो पहले सब लोग, उसके बाद मैं बताती हूँ। हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध, आंतरिक कटिबंध। ठीक है, अब यहां पर पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध में आप देखेंगे तो चलो यहां पर देखेंगे तो आप पहला क्या है आपका? एडवर्ड स्वेस महोदय। पहला आप लिखोगे एडवर्ड स्वेस महोदय का मत। पहला क्या लिखोगे? एडवर्ड स्वेस महोदय का मत लिखेंगे। आप पहला क्या लिखेंगे? हाँ, लंबा तो है ही मनोज जी, लंबा ही है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड स्वेस महोदय वाला ये लंबा नहीं है। आधुनिक सिद्धांत तो मैं कल ही पढ़ाऊंगी क्योंकि वो लंबा टॉपिक है ना। तो यहाँ पर पहला मत आप किसका देखेंगे? आपको 2 ही मत देखना है। ऑप्शनल के संदर्भ में मैंने ऑर्थर होम्स का भी लिखाई थी, जेफरी का भी लिखाई थी मनोज जी। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर मैं जीएस के संदर्भ में जेफरी और ऑर्थर होम्स का यहाँ पर मत नहीं बताऊंगी। आप उस आधार पर बोल रहे होंगे कि लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, नहीं, वो ऑप्शनल के लिए मैंने आप लोगों को लिखाया था, उसका ऑप्शनल में जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ एडवर्ड स्वेस महोदय के सिद्धांत की जरूरत है और आधुनिक सिद्धांत की। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर एडवर्ड स्वेस महोदय का मत, अब यहाँ पर जो ये एडवर्ड स्वेस महोदय है, इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक कटिबंधों को रासायनिक कटिबंधों के आधार पर, रासायनिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी के जो आंतरिक कटिबंध है, हाँ ये हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर एडवर्ड स्वेस महोदय का मत है, इन्होंने पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है इसको रासायनिक गठन या रासायनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है। और इन्होंने इस रासायनिक गठन या पृथ्वी के आंतरिक कटिबंध को जो ये बांटा है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक, इनकी पुस्तक थी द फेस ऑफ अर्थ, द फेस ऑफ अर्थ में एडवर्ड स्वेस महोदय ने इन रासायनिक संरचना के आधार पर इन ताप कटिबंधों की क्या की है, व्याख्या की है। ठीक है, तो इसको, इनके नाम को भी याद रखना है और इनके द्वारा पृथ्वी को जो रासायनिक संरचना या रासायनिक गठन के आधार पर डिवाइड किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल मोस्टली इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात ये कि जो ये 3 भागों में बटे हैं, ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग इन्होंने बांटा जिसको क्या कहते हैं, सियाल, और सियाल मतलब SC और SI और AL, मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम, क्या सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर से अब मैं यहाँ पर याद दिलाऊंगी कि मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आप लोग याद करें। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में क्या हो रहा था, हल्के तत्व ऊपर आ रहे थे, वो जो अंतरालयी तत्व थे, इंटरमिटेंट तत्व थे, वो मध्य में रह रहे थे, मैग्नीशियम जैसे, और जो निफे और फेरस जैसे तत्व थे वो कहाँ आ रहे थे, अंदर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अपने इस अध्ययन में उसको प्रस्तुत किया है या उसको बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कहा कि जो पहला इसका भाग है वह क्या है, आपका सियाल है। ये किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। और ये जो सियाल है यह कैसा है, यह ठोस है, यह दृढ़ है और यह कठोर है। इन्होंने क्या कहा कि जो ये सियाल है, यह सियाल ठोस है, दृढ़ है और कठोर है। और इनका निर्माण किससे हुआ है, तो इनका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन सी चट्टाने हैं, तो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जिसमें क्या मौजूद है, सिलिका मौजूद है, एल्यूमिनियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, सोडियम, जो कि हल्के तत्व थे। मैंने मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में भी बताया था, जो हल्के तत्व है वे कहाँ आ गए थे, ऊपर की ओर आ गए थे। तो ऊपर का जो ये सियाल बना है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट बना है, वो किससे बना है, इसी सियाल या इसी प्रकार उसकी रासायनिक संरचना है। तो इसकी एक आधार इन्होंने सियाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या कहा उन्होंने कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया, देखो मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, गलत बता रहे हैं तो भी यही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं तो भी यही बता रहे हैं। देखो ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है, वो सिलिका की है और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये वाला जो एरिया है, सियाल का जो पार्ट है, यह आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 50 से 300 मीटर की गहराई तक आपको कौन सा एरिया मिलेगा, सियाल का एरिया मिलेगा। ये कौन बता रहा है, ये एडवर्ड स्वेस महोदय बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी जो इन्होंने बात की, वो बात किसकी की, सीमा की बात की, जिसको क्या, सीमा है ना। और सीमा में इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, तो इसमें आपकी पृथ्वी, इसमें क्या है, तो यह मुख्यतः किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। और इसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें सिलिका की और किसकी प्रधानता है, और
इसमें सिलिका की और किसकी प्रधानता है? मैग्नीशियम की प्रधानता है, मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, इसमें सिलिका की और किसकी प्रधानता है? मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपका सीमा वाला भाग है, ये चूंकि देखो बेसाल्टिक है, अब ये वाला जो पार्ट कौन सा होगा? यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट तो किससे बन गया? सियाल से बन गया। इसका जो मध्य वाला पार्ट है, मध्य वाला पार्ट, ये किससे है? सीमा। यहाँ पर मैंने क्या बताया था मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में? यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर कौन से होंगे? अंतरालयी तत्व होंगे, अंतरालयी तत्व। अंतरालयी तत्व में क्या था? मुख्य तौर पर मैग्नीशियम था। क्या था? मैग्नीशियम था। और यहाँ का जो घनत्व है वो कितना है? 2.7। और जो सीमा है आपका, इसका घनत्व 3 से 3.5 लगभग इसका सीमा का घनत्व है। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये किससे बना था? बेसाल्ट से बना था। ये किससे बना था? ये ग्रेनाइट से बना था। यानी कि हल्के तत्व ऊपर चले गए, मध्य अंतरालयी तत्व मध्य में रहे, और बीच में अभी क्या मिलेगा आपको? निकिल और फेरस मिलेगा, निफे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सीमा वाला भाग है, ये अंतरालयी तत्व कहाँ रह गए? इसके मध्य में रह गए। और इन्होंने सीमा की जो मतलब सीमा का जो एरिया इन्होंने डिफाइन किया वह था आपका 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक। 1000 से लेकर के कितना? 2000 किलोमीटर तक। किसने बताया? एडवर्ड स्वेस महोदय ने। ठीक है, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, ये मैं नहीं बता रही हूं। भूगोल में, ज्योग्राफी में हमेशा हमेशा ज्योग्राफी में हमेशा हमेशा क्या होता है कि जब कोई किसी वैज्ञानिक के द्वारा, जिनको भूगोलवेत्ता कहते हैं, उन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जब कोई मत दिया जाता है तो वो अपने मत में जिन शब्दों का, जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिस एरिया का, ये जिस भी प्रकार से वो अपने मत में अगर गलत लिख रहे हैं तो हम गलत लिखेंगे, वो अपने मत में सही लिख रहे हैं तो हम सही लिखेंगे। ठीक है, तो ये किसका मत है? एडवर्ड स्वेस महोदय का मत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि ये एरिया भी गलत है, यहाँ पर कई चीजें आपको ऐसा लग रहा होगा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है? एडवर्ड स्वेस महोदय कह रहे हैं। तो भूगोल में हमेशा यही होता है कि जो मत उन्होंने दिया है उसी मत को एज इट इज लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही, वही बात मैं आपसे कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो सीमा है, इसका एरिया इन्होंने कितना बताया? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच बताया। ठीक है, और यहाँ का जो घनत्व है इन्होंने 3.5 से 4.5 बताया, सॉरी 3.5 से 4.5 किसका घनत्व बताया इन्होंने? सीमा का घनत्व बताया। इसके बाद आपका एक क्या इन्होंने एक बात और कही, एक बात इन्होंने क्या कही? चूंकि इन्होंने कहा कि जो सीमा है, चूंकि इन्होंने क्या कहा कि जो सीमा है वह सीमा अधिक घनत्व की है या भारी पदार्थों से निर्मित है या इसका घनत्व अधिक है, तो इसका घनत्व अधिक होने के कारण जो सियाल है वह सीमा पर क्या हो रहा है? तैर रहा है। यहाँ बिल्कुल इस बात को बहुत मुख्य तौर पर याद रखना कि एडवर्ड स्वेस महोदय क्या कह रहे हैं कि जो सियाल है वह क्या हो रहा है? सीमा पर तैर रहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, एडवर्ड स्वेस महोदय ने कहा कि जो सियाल है वह किस पर तैर रहा है? सीमा पर तैर रहा है। जबकि ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आगे जाके आप एक मत और पढ़ोगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी वैगनर महोदय यही बात कहते हैं कि जो सियाल है वह सीमा पर तैर रहा है, जो सियाल है वह सीमा पर तैर रहा है। वो तो आगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है और अन्य चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद फिर चीजें निकल कर आती है कि नहीं, सियाल सीमा पर नहीं तैर रहा है। लेकिन आपको ये बात यहाँ पर बतानी है कि एडवर्ड स्वेस महोदय ने कहा है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर डिफाइन किया है वह क्या है आपका? वह निफे है। वह क्या है आपका? तो वह है आपका निफे।
जिसका क्या है आपका निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। इसमें भारी तत्व है और भारी तत्व इन्होंने माने और इसका घनत्व इन्होंने कितना बताया 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। निफे का इन्होंने घनत्व, एडवर्ड स्वेस महोदय ने निफे का घनत्व कितना बताया तो 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। और ये केंद्र में, चूंकि मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही थी तो केंद्र में सारा क्या आ गया, भारी तत्व आ गया। और जिसका निफे है ये भारी पदार्थों से निर्मित है, भारी पदार्थों से निर्मित है। और इन्होंने एक बात और कही कि इन्हीं भारी पदार्थों के कारण, इन्हीं भारी पदार्थों के कारण पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है या पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है वो विद्यमान है और यही चुंबकीय शक्ति पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करती है। यही चुंबकीय शक्ति क्या करती है, पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करती है। क्या कहा इन्होंने कि जो इसके केंद्र में भारी तत्व मौजूद है, भारी धातु मौजूद है, यही धातु पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है और यही चुंबकत्व पृथ्वी को क्या प्रदान कर रहा है, यही चुंबकत्व पृथ्वी को स्थिरता प्रदान कर रहा है, स्थिरता प्रदान कर रहा है। तो ये मत किसने दिया, एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया। किस आधार पर इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है, एक लाइन में मैं कहूं तो रासायनिक संगठन के आधार पर। कितने भाग, 3 भाग, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद और भी मत है लेकिन वो नॉर्मल जीएस वालों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शनल वालों के लिए। अब इसके बाद सीधे सीधे आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ना है, वह है आपका आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आधुनिक सिद्धांत। और ये आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है, भूकंपीय तरंगों पर आधारित है। तो इतनी बात आज आपने सीख के रख ली भूकंपीय छाया क्षेत्र तक। अब जैसी भूकंपीय तरंगे व्यवहार करती है, बस उसी व्यवहार के आधार पर इन आधुनिक सिद्धांत में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड करेंगे। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा कल की क्लास में, और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो कल की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से आपके कल के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी तक आप रटते थे, कल की क्लास लोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। और जो फैक्ट वाले हैं और जो यहाँ पे फैक्ट और पीटी का सोच के आ रहे हैं, वो पीटी का सोच के ना है, क्योंकि यहाँ पीटी की क्लास बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस पर बात हो रही है, ठीक है, और मेंस पर ही अभी बात होगी। अभी पीटी को साल भर है, अभी से पीटी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा हो सके मेंस को आप क्लियर करें, या मेंस के आप सब्जेक्ट को पढ़ करके क्लियर करके रखें, ताकि पीटी निकले तो पीटी ना निकले, मेंस भी निकले। तो हमको मेंस निकालना, हमको फाइनल सिलेक्शन लेना है, हमको पीटी निकाल के महारथी नहीं बनना है, हमको सिर्फ फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मेंस पर ही फोकस करना है। अभी बहुत समय है, मेंस की तैयारी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अप्रोक्स कम से कम आपके 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट एकदम तगड़े मजबूत हो जाने चाहिए आने वाले पीटी तक, ठीक है, आने वाले पीटी तक। अरे मैं क्या बताऊं मयंक, अब क्या बोले, अब मैं नहीं बोलती ना, वही है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अब वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे, शायद मैं यहाँ खड़ी थी तो उनको ज़्यादा ज्ञान था, तो वो वहाँ से मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे थे और फालतू की बातें कर रहे थे। अब ऐसे लोगों का मैं जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। चलो, अच्छा, ये जय श्री बालाजी, बुक बताऊँ मैं? अच्छा, बुक बताऊँ, एक काम करो आप एक काम करिएगा, बुक 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 तो 3-4 बुक है, मैं आपको कौन सी बुक बताऊं? रुको, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको 2-3 बुक बता ही देती। सबसे पहले तो खुल्लर साहब की 2 बुक आती है। खुल्लर साहब का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। खुल्लर साहब की 2 बुक आती है, एक आएगी सरस्वती भूगोल, सरस्वती भूगोल कक्षा 11 की, इसको ले लो। दूसरी इसी के नाम से आएगी सरस्वती भूगोल के नाम से कक्षा 12 की, ठीक है। ये 2 बुक ले लो। इसके बाद
ये 2 बुक, और इन 2 बुक को कम से कम आपको 5 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 5 बार, ठीक है। अगर ये 2 बुक पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये भी क्लियर मैं कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आपकी हिंदी कमजोर है, आप भाषाओं को समझ नहीं पाते, तो इन दोनों को स्किप कर देना। देखो, जो मैं बुक बताऊंगी आपको, उन बुकों में भाषा थोड़ी कठिन होती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एनसीईआरटी को तो पढ़े, एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी के बारे में मैंने कल भी बताई थी, परसों की क्लास में भी बताई थी, तो आप पुरानी क्लास जा करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एनसीईआरटी आपको नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? ये दोनों बुक ले लेना है खुल्लर साहब की। इसके बाद आप कोई भी एक माजिद हुसैन की उठा लीजिएगा। माजिद हुसैन साहब की आप उठा लीजिए, सर है ये हमारे, है ना। तो माजिद हुसैन सर की आप एक बुक उठा लीजिएगा। तो एक बुक भी अगर आप उठाते हो तो आपका काम बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और भारत नहीं, चलो आप नॉर्मल है ना, ऑप्शनल है क्या आपका? ज्योग्राफी ऑप्शनल रख रहे हो क्या? अगर नॉर्मल जीएस है तो इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शनल रख रहे हो तो फिर उसके लिए अलग स्ट्रेटजी और अलग चीजें होगी, है ना। और अलग अलग सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो इतना पढ़ लो पहले, है ना। इसके बाद हो जाएगा, इतने से तो पीसीएस के लिए काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। इतने से पीसीएस के लिए आराम से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको और डूबने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिए, चूंकि अगर मैं यूपी पीसीएस के मेंस की बात करूं ज्योग्राफी के, तो यूपी बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इन बुकों से क्लियर हो जाएंगे, आराम से क्लियर हो जाएंगे। बस यूपी स्पेशल के लिए कुछ अच्छा सा मटेरियल खोज लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर मतलब हम लोग तो नोट्स वगैरह देंगे ही, वो मैं नहीं कह रही, अगर आप बाहर से लेना चाहते हो तो फिर आप थोड़ा खोज लीजिएगा। इसका कोई मैं ऑथेंटिक सोर्स तो बता नहीं सकती यूपी का, क्योंकि ये मैं खुद अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग स्थानों से मैं खुद छाट के स्वयं तैयार करूंगी इन चीज़ों को। तो ये मुझे कहीं एक जगह पर बहुत संतुष्टि नहीं मिली, मुझे देख कर ना मुझे खुद पसंद आया, तो मैं उसको अपने तरीके से तैयार करूंगी। यूपी वाले मतलब यूपी का जो एरिया है, चूंकि कॉन्सेप्ट तो सारे यहीं से क्लियर करा दूंगी, उसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सोर्स है, वो ऑथेंटिक सोर्स जो मुझे उपलब्ध होगा मेरे पास, वही मैं सबको दूंगी, ठीक है। चलो, तो आप लोग निश्चिंत रहे, अच्छे से बस पढ़ाई करिएगा, ध्यान से बिल्कुल, है ना। और क्लास के बीच बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, जब पढ़ाती हूँ बीच बीच में मत बोला करो ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की वजह से कट पिट जाती है ना। हाँ, चलो, हाँ, अंकित शुक्ला जी, ठीक है। अब याद रहेगा नाम मेरे को, अंकित शुक्ला जी आपका, ठीक है। 2-3 बार हो गया तो अब नाम याद रहेगा। चलो, तो इतना ले लो, पहले ये 2 बुक ले लो, सरस्वती भूगोल की, खुल्लर की और माजिद हुसैन की ले लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में भाषा कठिन लगेगी, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बुक लेने से पहले कम से कम एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे आप, तो आपको भाषा उतनी कठिन नहीं लगेगी फिर, ठीक है। चलो, अब आज के लिए बस यहीं तक, बाकी कल पढ़ेंगे।